हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो आपका एनुअल पेपर हुआ है 2025 में, यानी 28 फरवरी 2025 को आपका जो मैथ का पेपर हुआ है बेसिक वाला। तो इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट आपको बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको जो है सारा स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। और हमने पेड PDF भी लॉन्च कर रखे हैं एग्जाम्स के लिए, जिनको आप परचेज कर सकते हो। इस वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि PDF आपको सस्ती पड़ जाए। अब ये जो पेपर था, इस वीडियो में पहले हम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में आपको जो पेड PDF मैंने प्रोवाइड कराई थी एग्जाम्स के लिए, उसको मैच कराऊंगा कि भाई PDF में से कितना पेपर में आया हुआ था। वैसे तो लगभग सारा पेपर था PDF में से, अब वो पढ़ने वालों के ऊपर है भाई कितना पढ़ के गए थे, कितना नहीं पढ़ के गए थे। मैथ बेसिक का पेपर भाई स्टैंडर्ड वालों के साथ अलग पोपट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड की वीडियो आएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। फिलहाल जो है बेसिक की बात कर लेते हैं। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया हुआ था। इसमें जो है सेट D है मेरे पास फिलहाल, और चारों सेट A, B, C और D चारों सेट में सेम क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बस आगे पीछे कर रखे थे, तो अपने मैच कर लेना। सेक्शन A देखते हैं। सेक्शन A का फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दे रखा है x² + 2x - 143 = 0 है। इसका विविक्तर क्या होगा, ये पूछा हुआ था। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना था। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आपका यूज होता है B² - 4AC, यानी कि इसमें जो है B² क्या था, B था हमारा 2 का स्क्वायर हो जाता 4, माइनस में 4 जो है 4 ही होता है, और इंटू में जो है A था हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू में C, तो C है हमारा -143। तो इसको जब सोल्व करते माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता, और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो टोटल आंसर कैलकुलेशन होती है वो होती 576। लेकिन भाई आंसर तो कुछ हो रही है। तो कुल मिला के बात ये ऐसी है, क्वेश्चन ही गलत है। अब बोलोगे भाई कैसे गलत है, देखो जिस भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है उसकी सटक गई होगी थोड़ी बहुत, और उसने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। जिन्होंने 24 लगाया है उनका तो वो सही माना ही जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया, भाई पहली बात यह है कि बोर्ड ने क्वेश्चन को ही गलत दिया हुआ है, तो इसका नंबर सभी को फ्री में मिलना चाहिए। अब वो बोर्ड की गलती है भाई, वो अपने एग्जामिनर को ढंग से चेक कराता, क्रॉस चेक कराता पेपर, जो भी था यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शंस गलत है सारे, या कह लो क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और अगर जिसने A लगाया था तो भाई उसका वही तुक्का माना जाएगा, उसका तो कंपलसरी है ही ठीक करना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है, ट्रायंगल दे रखा है ABC जो है सिमिलर है त्रिभुज जो है क्या PR के, तो एंगल R और एंगल P पूछा गया है। देखो हमें से बहुत सारों का क्या लॉजिक रहेगा, सिंपल है भाई, सेम है तो सेम लगा दो। R और P पूछा हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछा हुआ है, तो भाई 60 और 130 आ जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा ट्विक गेम खेला है। क्या करा है, A जो एंगल है वो क्या के बराबर है, B एंगल P के बराबर है, C एंगल R के बराबर है, ठीक है। पहले A एंगल देखो, A एंगल जो है क्या के बराबर है, ठीक है। A एंगल क्या के बराबर है, यानी ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का है। उसके बाद में B एंगल P के बराबर है। B एंगल क्या है, यहाँ पे B एंगल है 70 और ये है P के बराबर यानी 70 डिग्री। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, R और P पूछा हुआ। एक त्रिभुज के टोटल जो एंगल होते हैं वो होते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का टोटल होता है। अब ये वाला एंगल कितना होता है फिर 50 डिग्री का, तो आपको 50 और 70 जोड़ने हैं और आपका आंसर आएगा 120 डिग्री, ठीक है। समझ गए ये चीज़। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं -8 और 5 और -2 तथा 7/5 और 3, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। दूरी क्या होगी, दूरी आएगी हमारी √34। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है, स्क्वायर रूट जो है x2 - x1 इसका पूरे का स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 और इस पूरे का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करना था, वैल्यूज पुट करनी थी। ये हमारा था x1, ये हमारा था x2, ये था y1 और ये था y2। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करते और आराम से आपका आंसर निकल जाता। सोल्व करते स्क्वायर रूट 34 इसका आंसर आता, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन है सत्य बताना था। सीकेंट थीटा जो है 4/3 के बराबर है, तो थीटा के किस मान के लिए जो है ये सही है, मतलब
वेदर सीकेंट फॉर सम एंगल थीटा, यानी कि किसी एंगल पे थीटा के सीकेंट थीटा का जो मान है वो 4/3 आता है कि नहीं आता है, तो बताना था। तो ये था हमारा ट्रू, क्योंकि इसमें जो है 4 ऊपर वाली हमेशा जो है बेस हाइपोटेनस वाला लॉजिक है यहाँ पे, तो वो वाले लॉजिक से ये बड़ा होना चाहिए इस वाले से, ठीक है। तो ये वही है और इसीलिए हमारा ये ट्रू आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन, 2√2 cos 45 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री प्लस में 2 वर्गमूल √3 sin 30 डिग्री टेंजेंट 60 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री का मान बताना था हमको कितना होगा। तो इसका आंसर आना था 3। इसमें जो है सिंपल वैल्यू पुट करनी थी, cos 45 की जो भी वैल्यू है cos 60 मल्टीप्लाई करनी थी सिंपल वैल्यू पुट करके, जो टेबल आपने पढ़ी हुई है उसके रिगार्डिंग। उससे डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था अगर वैल्यूज याद होंगी तो आपको टेबल में, ठीक है। तो 3 ये जो है आपका डायरेक्ट आंसर आना था सोल्व करने पे। अगला क्वेश्चन देखो, 7 कोट स्क्वायर ए माइनस में 7 कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो इसमें जो है बराबर होगा -7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगेगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए जो है 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और इस तरीके से आप जो है 7 कॉमन ले लिया, आपने बाहर ले लिया और इसलिए -7 आपका आंसर आना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा सूर्य के 60 डिग्री उन्नयन कोण के साथ भूमि पर छाया बनाता है। उस छाया की लंबाई हमें बतानी है, उस छाया की लंबाई क्या होगी। तो उस छाया की लंबाई होगी 2√3 मीटर जो है उसकी लंबाई होगी। इस टाइप के जो है ना मोस्टली जो एमसीक्यूज थे और जो बड़े क्वेश्चन थे लगभग पीडीएफ में से जब मिलवाऊंगा ना तब आप देखोगे भाई कैसे जो है पीडीएफ अपने प्रिपेयर कर रखे आप लोगों के लिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो जो है कोण POA बराबर होगा, तो कितने डिग्री के बराबर होगा, वो होगा हमारा 55 डिग्री के बराबर। अगला क्वेश्चन है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क बिंदु या ऐसा कुछ कहते हैं हिंदी में भी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण हमें 72 डिग्री दे रखा है। तो इसका जो हमें कोण निकालना है, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज पुट करो। डायमीटर दे रखा है यहाँ पे, इसको पहले तो डिवाइड बाई 2 कर लो, 14 आ जाएगा। बाकी आपको कैलकुलेशन ही करनी है, 14 का स्क्वायर यहाँ पे जो है आपको करना है और बाकी जो है कैलकुलेट करना है सिंपल से। और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा इस तरीके से, थीटा की वैल्यू आपको पुट कर देनी है और आंसर आएगा आपका यहाँ पे 616 अपॉन में 5। ये है, इसको सोल्व कर सकते हो आगे चाहो तो, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर आना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यास हमें दे रखा था आर वाले वृत्त के कोण थीटा वाले चाप की लंबाई बतानी है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। एंगल थीटा है, सर्कल विद डायमीटर आर दे रखा है। देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये रेडियस आर नहीं है, डायमीटर है, तो जो रेडियस होगी वो होगी आर बाई में 2, ठीक है। फॉर्मूला आपको नॉर्मल पुट करना है जो होता है ये, लेकिन उसके साथ में आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आर की जगह आर बाई 2 कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री और पाई आर, ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पे ये आंसर आएगा। 2 पाई आर आता वैसे तो फॉर्मूले में, लेकिन 2 उड़ जाएगा, इनका थोड़ा सा ट्विक किया हुआ है। यदि एक गोले का आयतन 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और उसके बराबर रख दो, सोल्व हो जाएगा। इसका आंसर आना था आपका 3 की पावर 2/3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, यदि P घटना A की प्रायिकता व्यक्त करता है तो उस केस में क्या होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपकी सिंपल वाली, तो इसमें जो है क्या होगा, ये होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि 0 जो है छोटा या बराबर होगा PA से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की है तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, इसके बीच में वो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, आपने पढ़ी हुई होगी इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन, यहाँ पे जो है बहुलक, अब बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा क्या है, यानी कि अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टेबल हमें दी हुई है इसकी अपर लिमिट क्या है। देखो यहाँ पे अपर लिमिट जब आप देखोगे तो इसका जो है आंसर आपका रहेगा 17, ठीक है। 17 जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही है मैक्सिमम जो आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है 7 गुणा में 11 गुणा में 13 गुणा में 15 प्लस में 15 है, तो ये कैसी संख्या है वो हमसे पूछा गया है। ये एक भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, HCF दे रखा A और 8 बराबर 4 है, LCM दे रखा A और 8 का 24, देन A की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे वो हमें बताना है। तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12।
अगला क्वेश्चन देखो आप, संख्या जो है दे रखी है वर्गमूल 3 प्लस में वर्गमूल 5 का पूरे का स्क्वायर है, तो यह कैसी संख्या है? एक नंबर दे रखा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, ये कैसा है? रैशनल है कि इरेशनल है कि रियल नंबर है, इंटीजर है, क्या है ये? तो वो हमें यहाँ पे बताना था। तो ये एक इरेशनल नंबर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यक दे रखे -7 और 3 वाले बहुपद की घात क्या होगी? तो वो हमें यहाँ पे बताना था। तो इसकी जो है मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -7 एंड 3 इज, तो उसकी जो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या रहेगी? तो उसमें जो आपका आंसर है वो आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास में है 19th क्वेश्चन। ये आपके असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, काफी आसान थे ये भी। अभिकथन दिया हुआ था किसी वृत्त के एक व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब हम ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी वृत्त के एक व्यास से सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, वो बिल्कुल समांतर होंगी। यानी कि एक वृत्त है, उसके व्यास पर खींची गई, ये व्यास होता है, इस पर खींची गई रेखाएं समांतर होती हैं। और ये कह रहे हैं कि वृत्त का व्यास उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है और इसीलिए उस पर जो रेखाएं खींची जाएंगी वो वृत्त के समांतर होंगी, इसीलिए जो है ऐसा ये कह रहे हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि अभिकथन कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। इंग्लिश में भी देख लो, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, तो पैरेलल ये कह रहे हैं और डायमीटर ऑफ सर्कल इज इट्स लॉन्गेस्ट कोड, तो इसलिए ये लॉजिक हमारे थे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये वाला क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ था कि यदि एक AP का n पद 2n+1 है तो उसका पहले तीनों पदों का योग 15 है। तो हमें कैलकुलेट करना था क्या वो सही है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही थी। अब इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि पहली n प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो n इंटू n+1 बाई में 2 है। तो इसीलिए अब रीजन देखो, स्टेटमेंट ये वाली भी सही है, ये वाली भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने पहले क्या कहा कि यदि AP का n पद 2n+1 है तो उसके पहले पदों का योग 15 है। हम बोलेंगे 15 ही क्यों है? तो कहेंगे क्योंकि n प्राकृत संख्याओं का योग जो है, जो इन्होंने बोला n पद है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग जो है n इंटू n+1 बाई 2 होता है, इसीलिए ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल वैलिड थी और इसीलिए इसका भी आंसर ए ही आना था, यानी कि अभिकथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या ये करता है। इंग्लिश में भी देख लो, इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n+1 देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म इज 15। तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, सोल्व करते तो आराम से आ जाता इसको सोल्व। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n इंटू n+1 बाई 2। इसका लॉजिक जो इन्होंने दिया था, यानी कि इसी वजह से ये ऐसा हमें कैलकुलेट कर पाए हैं, तो इसलिए जो इसका रीजन जो है वैलिड देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके पास में सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे जिसमें आपको पैरेलल वगैरह पूछा हुआ था। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश में भी देख लो, ये जो है ना कंप्लीट पेपर आप cclchapter.com से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो ये आप कंप्लीट पेपर यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं जो है बस आपको उसके बाद में जो है ये वीडियो आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। केस स्टडी क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इस वीडियो में, और उसके बाद आपको मैच कराऊंगा कि भाई PDF में से कितना क्या कुछ आया हुआ था कि नहीं आया था, कितना आया, ताकि आपके भी डाउट क्लियर हो जाए भाई PDF के रिगार्डिंग। ठीक है, चलो ये आपका जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चंस थे और मतलब ओवर द ऑल काफ़ी आसान जो है हमें पेपर देखने को मिला है। कंपेयर्ड की स्टैंडर्ड का पेपर भाई बहुत डिफिकल्ट था, लिटरली बहुत डिफिकल्ट था, और आउट ऑफ बुक भी क्वेश्चन दिए हुए थे जिसके लेके बहुत बड़े बवाल होने वाले हैं जहां तक लग रहा है। बाकी हम एनालिसिस करके देखेंगे ताकि हम बवाल में हिस्सेदारी कर सके थोड़ी सी और आपकी समस्याएं कम करवा सके। अब देखते हैं जो भी जैसा भी रहेगा भाई, वो तो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, बोर्ड क्या फैसले लेता है। अब यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे इसमें कंप्लीट पेपर के अंदर। लगभग जो क्वेश्चन थे ना वो आसान थे और PDF में से ही आए हुए थे मोस्टली क्वेश्चन। जैसा मैं आपको बोल रहा था भाई मोस्टली क्वेश्चन PDF में से मिल जाएंगे। मैथ बेसिक के अंदर थे, लेकिन मैथ स्टैंडर्ड का पेपर का क्राइटेरिया ही कुछ उठपटांग बना रखा था, उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते थे भाई, क्योंकि कहीं से नहीं आ रखा, वो बुक में से ही नहीं था। सेक्शन ई देखो, सेक्शन ई है इस पेपर का, ये हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखो, 2 सहेलियां सोनिया और श्रुति के पास गुल्लक में कुछ बचत है, उसके पास मौजूद कुल सिक्कों को गिनने का फैसला किया। उन्होंने गिनने के बाद उन्होंने पाया कि 1 रुपये के 60 सिक्के हैं, 2 रुपये के 42 सिक्के हैं, 5 के 30 है और 10 के 35 सिक्के और 20 रुपये के 12 सिक्के उनके पास हैं। अब उन्होंने अपनी एक सहेली सलोनी से यादृच्छिकता एक सिक्का चुनने को कहा, यानी कि प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन हमारा बेसिकली। टोटल यहाँ पे सिक्के वाले तो जोड़ लेने हमें, वो है 179। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस क्या क्या थे। क्या प्रायिकता है कि चुना गया सिक्का 2 का होगा? तो 2 के जो सिक्के थे वो कितने थे? 2 के
2 के सिक्के थे 42, तो प्रायिकता क्या होगी 42 बटे में 179, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या प्रायिकता चुना गया सिक्का 5 का नहीं है, तो 5 के कितने सिक्के हैं पहले ये देखो, 5 के सिक्के हमारे 30, तो टोटल सिक्के 179, उसमें से 30 घटा दो और बटे में 179, तो बचे हुए सिक्के की प्रायिकता आ गई। इसको सोल्व कर लेना आगे, घटा के बस लिख देना, कटे तो काट देना आगे। क्या प्रायिकता की चुना गया सिक्का 10 या 20 का है, 10 या 20 का है, वही हमें जो है बताना है। तो उसके लिए क्या प्रायिकता होगी, उसके लिए प्रायिकता होगी 10 के सिक्के कितने हैं 35 और 20 के सिक्के हैं 12 और बटे में 179। इसको सोल्व कर लो, ये आंसर आ गया आपका। ऐसे ही इन्होंने अगला क्वेश्चन और में पूछा हुआ है कि क्या प्रायिकता की चुना गया सिक्का 10 रुपये से कम का है, तो 10 रुपये से कम के कितने सिक्के हैं, देखो 1 रुपये के 60 सिक्के हैं, 2 रुपये के 42 सिक्के हैं और 5 रुपये के 30 सिक्के हैं। इनको जोड़ दो और डिवाइड बाय 179 कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया। इनको सोल्व करना आगे, ठीक है ना, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है प्रोबेबिलिटी का। अगला क्वेश्चन देखो 37वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को देख लो। डायग्राम ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कंपेयर की लास्ट वाले के बजाय। नीचे दिए गए चित्र में अनुसार एक त्रिकोणीय खेल का मैदान है, ये एक मैदान है खेल का, जिसकी एक भुजा में दे रखे है 5x मीटर और ये है 3x - 1 मीटर। अब जैसा कि हम समकोण त्रिभुजाकार, ये समकोण है, यानी कि समकोण का मतलब ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। त्रिभुजाकार खेल के मैदान की उपरोक्त आकृति में देखते हैं कि भुजाओं की लंबाई 5x मीटर और 3x मीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, क्षेत्रफल दे रखा है वो है 60 मीटर स्क्वायर, हमें क्षेत्रफल भी दे दिया इन्होंने। अब हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। उपरोक्त जानकारी के आधार पर बताइए, उपरोक्त प्रश्न को एक द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है। पहले तो हमें द्विघात समीकरण यानी कि इक्वल टू में 0 करके आपको सोल्व करना है। इसके लिए क्या करना है, पहले एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या आपका, आधा गुणा में आधार गुणा ऊंचाई है ना, यानी बेस इनटू में हाइट, ठीक है। अब हाफ जो है, आधा जो है ऐसे कैसे लिख लेना है, बेस क्या था हमारा, ठीक है, बेस ये वाला यानी 3x और प्लस माइनस में 1 ये वाला और इनटू में ये वाली हाइट यानी कि 5x। तो ये हमें जो है इसको सोल्व कर लेना, इज इक्वल टू में एरिया हमें दे रखा था 60, तो इसको जो है पूरी इक्वेशन को आप सोल्व कर लेना आराम से, मतलब डिवाइड और ये करके इधर से 2 जाएगा उधर 30 हो जाएगा, फिर सोल्व करोगे इधर उधर घुमा के पूरा करोगे, तो उसके बाद आप पाओगे कि आपका जो आंसर है वो आएगा यहाँ पे 3x² - x - 24 इज इक्वल टू 0। वैसे तो आता है उधर की साइड में 24, लेकिन इधर की साइड ले आना, इज इक्वल टू में 0 कर लेना, तो ये आपकी जो है क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी, द्विघात समीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको जो है इसको फैक्टर करने हैं इसके। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, 3x² x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये आपको जो है इक्वल वैल्यूज दे दे। तो हम करेंगे यहाँ पे -9x प्लस में 8x और माइनस में 24 इज इक्वल टू 0 है ही वो हमारा। अब यहाँ पे इनको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 3 जो है कॉमन ले लेंगे 3x और यहाँ पे x - 3 बचेगा और इधर जो है हम 8 कॉमन ले लेंगे और x - 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो है हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है 3x + 8 बराबर 0 और x - 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे इसको जो है डिवाइड करोगे तो पहले तो 8 उधर जो है, देखो पहले 2 स्टेटमेंट हमारे पास, ये वाली। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, 3x + 8 बराबर 0। अगर 3x बराबर क्या हो जाएगा, -8 और अब जब x को इधर लाओगे तो अपॉन में 3। क्या आप मान सकते हो कि ये जो साइड है ये माइनस हो सकती है, हो ही नहीं सकती वो तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट तो इनवैलिड चली जाएगी। अब दूसरी स्टेटमेंट बचती है x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था। अब हमारे पास x की वैल्यू है, यानी कि साइड निकाल सकते हैं हम आराम से। अब देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू जब 3 आ जाती है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो पूछा हुआ है AC की लंबाई बतानी है, अथवा में पूछा हुआ है या तो x का मान निकाल लो या AC की लंबाई ज्ञात कर लो, ठीक है। AC यानी कि A और C, यानी कि ये वाली लाइन हमें प्राप्त करनी है। उसके लिए हमें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर से, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। वो क्या है, p² प्लस में b² = h², यानी कि इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। या फिर कह लो h की वैल्यू निकालने तो इसको स्क्वायर रूट कर दो, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी है, लेकिन इनका स्क्वायर डायरेक्ट तो करने नहीं वाले,
एक्स की वैल्यू हमें फिर भी निकालनी पड़ती किसी ना किसी कंडीशन पे। तो घुमा रखा है इन्होंने क्वेश्चन को ताकि आप मजबूरन फंस जाओ। अब 3 है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू तो 3 है, तो 5 दिए 15, और यहाँ पे 3x माइनस 1 यानी कि इसमें जो है वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जो बेस है इसकी 3 जो है एक्स की वैल्यू है 3 3 9 में से गया 8, ये वैल्यू आ गई 8। इसको सोल्व कर लो, 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर लेना। तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेना इसको, इसका आंसर आ जाएगा आपका 17, यानी ये वैल्यू आ गई 17। ठीक है, इस तरीके से जब इस वैल्यू को सोल्व करोगे। उसके बाद में इसमें जो है अथवा वाला क्वेश्चन कर लिया। अभी पूछा है त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, इन तीनों का जोड़। हमें पता है ये वाला 17 था अभी, और साथ में जो है बाकी के जो है ऐड कर लेने हैं। ये वाली वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 15 निकाली थी, और ये शायद 8 निकली थी, कितनी थी अभी क्या लिख रहा था ना मैं, तो ये ऐसी कुछ वैल्यू थी हमारी 3 3 9, हाँ 8 ही था। तो इन तीनों को जोड़ दो, 15 + 17 + 8 बराबर में जो भी कुछ आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका का परिमाप हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इंग्लिश में है ट्राइंगल के रिगार्डिंग, तो इसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है साइकिल की चैन या पुली के, ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफिकल्ट था, केस स्टडी के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये वाला। चैन या पुली के चारों ओर बेल्ट वृत्त की स्पर्श रेखाओं के वास्तविक जीवन के उदाहरण है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। एक चैन पुली है और इसको जो है इन्होंने शॉर्ट करके ये डायग्राम दिया है, हमारे काम का था ये वाला डायग्राम। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें कई सारी चीज़ें पता लगानी है। पहले तो देखो मजे भी ले रखे भाई पेपर में इन्होंने इस वाले में, यदि टीपी जो है 39 है और एपी जो है x² + 3 है, तो x का मान बताओ क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों बराबर हैं, टीपी और एपी इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है कि भाई बराबर है, यानी कि x² + में 3 जो है बराबर होता है 39 के। तो x की वैल्यू निकाल लो पहले तो आप। ठीक है, तो इन्होंने x का मान पूछा, तो इस तरीके से मान निकलेगा। अब x का स्क्वायर बराबर में 39 में से 3 गए 36 हो जाएगा, और अभी जो है इसका स्क्वायर रूट करोगे x की वैल्यू आपके आ जाएगी 6। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई है। तो ये आपका एक प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, PT और PA बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये वाली जो है ना PT और PA ये वाली स्पर्श रेखाएं हैं। यदि चाप जो है TMA यानी कि ये वाली जो आर्क है वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, आंतरिक करती है का कोण अंतरित करती है, तो एंगल TPA हमें ज्ञात करना है। TPA यानी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना था। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इस जो सेंटर O है इसको मिला लो। ठीक है, इन्होंने कहा है हमको कि ये जो आर्क है यहाँ पे ये वाला कोण जो है कितना हमारा 120 डिग्री का। ठीक है, अब इसके लिए ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है क्योंकि ये हमारा जो है टच हो रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला 90 का है, टोटल 360 होता है। तो 90 90 180 180 प्लस में 120 और बराबर होगा प्लस में x या जो भी मान हमें निकालना है इसका, इस एंगल का, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 360। इनको सोल्व कर लो तो आपका जो मान है वो आ जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री आपकी जो है इसकी वैल्यू आ गई इस वाले एंगल की। ठीक है, ये वाला सॉर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, चाप जो है TNA जो है दे रखी है और चाप जो है TMA के माप का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए ना कि निकालना कैसे है। तो θ/360 इंटू में 2πr ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इनका रेशो निकालना है किसका, TNA और TMA का। TNA और TMA यानी कि यहाँ पे यही सेम लाइन काम कर रही है अभी भी हमारी। ये वाला कोण हमें ऑलरेडी दे रखा है 120 डिग्री का दे रखा है ना, ये वाला हमें पता है। अभी पूरे सर्कल का कितना होता है, पूरे सर्कल थीटा पे खेला पूरा। आप बाकी चीज़ें रेशो में करोगे ना, रेशो θ/360 इंटू 2πr। तो अब जो है इसको सोल्व करोगे जब आप, तो 2πr से 2πr हट जाएगा, 360 से 360, यानी थीटा की रेशो रह जाएगी कुल मिला के। यदि TP जो है 20 सेंटीमीटर, तो AT की वैल्यू ज्ञात करनी थी, A और T की वैल्यू ये वाली वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। अगर जो है TP हमें 20 दे रखा था ये वाली वैल्यू। ठीक है, अगर ये 20 था तो ये तो 20 होना ही था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भाई हमें ना एंगल का पता ना कुछ पता। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन बना दिया है। अब उसके लिए आपको या तो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा के कोई इसको जो है सोल्व करना पड़ेगा। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पे ये वाले सेक्शन में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन था जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था क्वेश्चंस को, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट पेपर। अब आपको दिखा देता हूँ कि आपकी भाई पेड PDF में से कितना पेपर आया हुआ था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, और कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा भी नहीं था भाई वो भी कह रहे हैं कुछ नहीं आया। अब आपको मैच करवा देता हूँ भाई PDF में से आया था कि नहीं आया था। ये वाली जो है पेड PDF थी जो बच्चों को हमने प्रोवाइड कराई थी, जिन्होंने परचेज करी थी उनको पता होगा भाई पेड PDF कुछ ऐसी ही PDF थी हमारी ये, और क्वेश्चंस आपके पास भी PDF है ऑलरेडी जो है, आप मैच करके देख सकते हो। ठीक है, चलो मैच कराते हैं क्वेश्चंस को आपके
इसको जो है हम एक साइड कर लेते हैं और पेपर को हम एक साइड कर लेते हैं। ये लो आ गए हैं हम। हाँ, पेपर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना। अब पहले देखते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। एमसीक्यूज में जो पहला क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट एमसीक्यू था ये वाला, द्विघात समीकरण डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जो है फाइंड करता हूं अगर मैं, तो इसमें देखोगे आप, इसका था हमारा चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 7 था एमसीक्यूज में, डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे हम एमसीक्यूज में आते हैं। देखो टाइम लगेगा भाई, अब पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, जिन्होंने पेपर देखना था, लेकिन जिनको एमसीक्यूज देखने थे भाई उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। पीडीएफ में अब सारी चीज़ें दिखाऊंगा। देखो चैप्टर 4 का जो है हमारा चैप्टर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7, ये मैच कर लो, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। अगर आप में से किसी ने ये सोल्व किया होगा, पता होगा किस तरीके से सोल्व करना है, तो ये वाला इजीली सोल्व हो गया होगा। मैथ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन मिले, वैल्यूज बदली जाएंगी लेकिन कंसेप्ट और फॉर्मूला और जिस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सेम टाइम में, बस वैल्यूज आपको असाइन करनी थी और वैल्यूज पुट करके यहाँ पे 49 था, किस तरीके से आया वो आपको देखना था, और अगर वो कर लिया तो ये वाला आराम से हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला जो है पीडीएफ में से नहीं था, ये क्राइटेरिया हमने कवर नहीं किया था। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा ये बिंदुओं वाला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये था हमारा चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चैप्टर 7 पे आते हैं। चैप्टर 7 का क्वेश्चन 1 था हमारे पास में, ये देख लो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। पॉइंट हमें दे रखे थे, कई सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे, देखो ये वाले कई सारे क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन थे जिनमें डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे थे, यहाँ पे पॉइंट बदल दिए बस इन्होंने, अजीब से थोड़े लेंथी कर दिए कंफ्यूज करने के लिए। जब सोल्व करते तो आपको भी, आप इसको आराम से सोल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगले जो है नॉर्मल एक स्टेटमेंट थी जिसमें आपको थीटा ये कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता भाई, ऐसे क्वेश्चन, और यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज थी, कुछ भी पुट करके ही दे सकते थे। ये 4th और 5th क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं था, क्योंकि इस टाइप के हम कवर कर सकते थे, लेकिन भाई कुछ भी पूछ सकते हैं, तो टेबल याद होगी तो कर सकते थे इसको। तो अगला क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर जो है हमसे जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसके अंदर प्रॉपर्टी पूछी गई थी। एक्चुअली में जो है ना यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होनी थी। प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ कहाँ पे थी वो, चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 में थी। लॉन्ग क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी के बेस पे पहले क्वेश्चन आ रखा था, जिन्होंने प्रिपेयर कर रखे हैं उनको पता होगा कि भाई प्रॉपर्टी कहाँ से क्या आ रही है। चैप्टर नंबर 8 से था हमारा, चैप्टर 8 पे पहुंच जाते हैं। चैप्टर 8 आ चुका है और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द प्रॉपर्टी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर में 1, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही थी आपकी, और वो प्रॉपर्टी देखो भाई, प्रॉपर्टी कोई नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ याद करनी पड़ती है। याद होंगी तो आप सोल्व करते हो इन चीज़ों को, नहीं तो नहीं कर सकते। वहाँ पे फिर बैठ के देखते रहोगे भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होंगी और पढ़नी भी होती है वो चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन था, 6 मीटर ऊंचा ये शैडो वगैरह का, ये था चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज में। मैंने जो है नोटबुक में लिख रखे हैं ताकि आपको मैच करा सकूँ तो, और कोई दिक्कत ना हो मैच कराते टाइम पे। तो चैप्टर 9, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये वाला, द रेस ऑफ द लेंथ ऑफ रोड एंड शैडो दे रखी थी हमको, ये वाला था या ये वाला, आई गेस मिस टाइप तो नहीं कर दिया हमने। A pole 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑन द ग्राउंड, सन एलिवेशन 60 डिग्री, लेंथ ऑफ द शैडो यहाँ पे बतानी थी। आई गेस ये वाला होगा फिर। टावर इज फाउंड, हाइट ऑफ शैडो, हाइट ऑफ टावर, यही कहीं था कुछ क्वेश्चन, शायद मिस टाइप हो गया कोई चैप्टर में। इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो सिमिलर टाइप का नहीं मिला मेरे को देखने को, मैंने थोड़ा क्रॉस चेक किया थोड़ा सा, इसलिए प्रोसेसिंग में मैं देख रहा था। अब यहाँ पे जो है ना इस वाला क्वेश्चन का डिट्टो सेम नहीं था, लेकिन सिमिलर टाइप में है हमारा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हमें जो है निकालना था। यहाँ पे एलिवेशन का एंगल पहले ही दे रखा था, लेंथ ऑफ शैडो निकालनी थी। यहाँ पे जो है इस रेशो को जब हम स्प्लिट आउट करते तो यहाँ पे भी इसी तरीके से इसको सोल्व किया जाता। फॉर्मूला और जो कंसेप्ट था सेम था, बट थोड़ा सा इन्होंने ईजी कर दिया, यहाँ पे थोड़ा ट्विक करके दिया हुआ था एक बार एग्जाम में, तो थोड़ा ये मान लो तुम एक बार कंसिडर कर सकते हो कि भाई ये नहीं था, ठीक है, लेकिन सिमिलर टाइप में था। काफी मतलब थोड़ा घुमा रखा था क्वेश्चन को यहाँ पे पिछली बार, अब की बार जो है नॉर्मल दिया हुआ था। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो तुम, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर 10 का क्वेश्चन 1 था। चैप्टर 10 दिखा देता हूँ, चैप्टर 10 का क्वेश्चन 1। यहाँ पे टेंजेंट ए पी बी और एंगल देखा था 70 डिग्री, यहाँ पे देखा था 80 डिग्री। बाकी क्वेश्चन सेम था हमारा, इंक्लाइड टू ईच अदर, आप मैच कर सकते हो क्वेश्चन को। और उसके बाद में अगला जो 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन सिंपल था हमारा। तो 9th क्वेश्चन जो है हमारा 9th वाला था हमारा चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग क्वेश्चन में था हमारा। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 देखते हैं अभी एक बार। चैप्टर 8 है ये तो हमारा।
देखो जिन्होंने अच्छे से पीडीएफ पढ़ी थी ना भाई, लगभग बेसिक वालों को कोई दिक्कत नहीं थी, पेपर उनका 1 नंबर का गया है, बढ़िया पेपर जो है हुआ है। चैप्टर 7 का देख लो, सॉरी चैप्टर कौन सा था ये, 9th क्वेश्चन था ना, 9th क्वेश्चन में था हमारा, 10th चैप्टर था, सॉरी मैं मिस टाइप गलत चैप्टर पे आ गया हूँ, चैप्टर 10 आना था यहाँ पे। ये कौन सा चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है हमारा यहाँ पे। आई गेस मेरे को चैप्टर फाइंड करने पड़ेगा, जल्दी काम बनेगा अपना थोड़ा सा रिसर्च में। देखो चैप्टर 10 था, इसमें से प्रॉपर्टी टाइप में ही क्वेश्चन आ रहे थे ज़्यादातर, मैंने आपको ऐड भी यही कर रखे थे। ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, यही था ना, सर्कल एंड सर्कल इज गोल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क भी लगा रखा था भाई, ये काम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 10th क्वेश्चन, ये आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूले के बेस पे था पूरे का पूरा, की फॉर्मूला लगा और सोल्व करना था। ये आपका जो है चैप्टर 11 से क्वेश्चन नंबर 2 था। चैप्टर 11 देख लो, चैप्टर 11 यहाँ पे ये रहा, चैप्टर 11 था, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे जो है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ था, इसी तरीके से इसको सोल्व करना था। एंगल हमें दे रखा था यहाँ पे 72 डिग्री का, यहाँ पे भी था, रेडियस हमें दे रखा था, यहाँ पे डायमीटर दे दिया, बस आधा कर लेते भाई, मिल जाता। इस तरीके से इसको सोल्व करना था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते और सोल्व हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन था हमारा 11th क्वेश्चन, इसमें ये वाला जो है आपको लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछी गई थी, तो ये हमारा चैप्टर 11 का जो है 4th क्वेश्चन था, ये भी चैप्टर 11 का 4th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आर्क, ये वाला फॉर्मूला यूज होना था, लगभग प्रॉपर्टीज हमें बता रही थी, यहाँ पे तो फॉर्मूला ही पूछा था सीधा। देखो अगर क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे वो चीज़ तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी था यहाँ पे, तो बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी थी और इसी तरीके से बस यही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। अगला 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन में जो है हमारा 12th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो आप एक बार, 11th क्वेश्चन, 11th ये रहा। देखो यहाँ पे क्या था कि द रेडियस ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम दे रखी थी विल बी, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस हमें दे रखी थी, बस जस्ट रिवर्स क्या था, यहाँ पे रेडियस पूछी थी, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी थी, यहाँ पे हाँ यहाँ पे वॉल्यूम पूछी गई थी, बस फॉर्मूला सेम था हमारा 4/3 πr3। वैसे भाई देखो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो तो आपको यूज करने पड़ेंगे, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपसे प्रिपेयर करा सकता हूँ कि उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एमसीक्यूज थे भाई ये, और हमने नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से करवा रखे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस थे पीडीएफ के अंदर, जिस टाइप के फॉर्मूले यूज होने थे एग्जाम में वो सारे थे, बहुत क्वेश्चंस को हमने कट भी किया हुआ था ऑलरेडी। 13th क्वेश्चन जो हमारा पीडीएफ में से नहीं था, देखो मैं वैसे नोट्स में था ये चीज़, 13th क्वेश्चन नोट्स में था हमारा प्रोबेबिलिटी वाले में। हिंदी मीडियम में नोट्स मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं डाले थे, इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाने थोड़े आसान हो जाते हैं, हिंदी मीडियम में नहीं रहती ये चीज़। अब ये देख लो नोट्स तो थे हमारे पास, ये वाला नोट्स जो है ना यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे तो ये था इसमें से, लेकिन हिंदी मीडियम में मैंने नहीं दिए थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा तो किसी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन था वैसे ये, लेकिन ठीक है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 13 का जो है एमसीक्यू में से था, चैप्टर 13 एमसीक्यू देख लो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैच कर लो एक बार। यहाँ पे मॉडल क्लास ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बताना था मॉडल क्लास, और यहाँ पे भी अपर लिमिट पूछी हुई थी। अगर आपको ने ये वाला अटेम्प्ट किया हुआ तो यहाँ पे ये वाला सेम था, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए अपर लिमिट वगैरह के बारे में। जब समझोगे क्वेश्चन को तो आराम से होते हैं भाई क्वेश्चन। अगला जो है 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन पीडीएफ में से नहीं था, और वैसे इसमें कुछ करना भी नहीं था, बस बेसिक रूल पता होना चाहिए कि नंबर कौन से क्या होते हैं, वो चीज़ थी। अगला 16th क्वेश्चन देखो, 16th क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 का 4th क्वेश्चन था। चैप्टर 1 देख लो, चैप्टर 1 के अंदर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, HCF दे रखा है 26 एंड 91 इज 13 एंड LCM हमें जो है यहाँ पे काउंट करना था। यहाँ पे भी वही था, HCF दे रखा था 4, LCM दे रखा था 24, और जब इनको सोल्व करते रूल बेसिक लगाते आप कुछ ना कुछ, तो वही सेम कंसेप्ट पे आपको यही वाला क्वेश्चन देखने को मिलता जब आप सोल्व करते हो क्वेश्चन को। अगला जो है 17th क्वेश्चन देख लो, ये हमारा चैप्टर 1 का 8th क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में से था ये, तो चैप्टर 1 का 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। चैप्टर 1 का 8th क्वेश्चन ये देख लो, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, 17th, √3 + √5 का स्क्वायर। यहाँ पे बताना था इरेशनल, ये रैशनल है इरेशनल है, तो यहाँ पे ये रैशनल इरेशनल टाइप के हमने क्वेश्चन दिए थे कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो वैल्यूज बदलते हैं भाई, ये आपको पता होना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़, वो आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है 18th क्वेश्चन, ये नॉर्मल था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में हमने ऐड नहीं किया हुआ था। 19th और 20th आपके असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन थे, जिनको प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता, कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ो 21th क्वेश्चन पे, ये आपका जो है चैप्टर 6 का 8th क्वेश्चन था। चैप्टर 6 का 8th क्वेश्चन था आपका ये, 8th क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। 8th क्वेश्चन
8th क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे जो है क्या दे रखा था, यहाँ पे जो है प्रूव करना था कि एक लाइन ड्रोन वन साइड इंटरसेक्ट ईच अदर टू साइड जो है अदर साइड ऑफ डिवाइड द सेम रेशो। यहाँ पे क्वेश्चन सेम था, कंसेप्ट जो है सेम था, यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना था हमको, और यही सेम चीज़ यहाँ पे हमने प्रूव कर रखी है। इसी टाइप का जो है आपको आंसर लिखना था, बस वैल्यूएशन थोड़ी बहुत अप डाउन होनी थी, बट फॉर्मेट जो आपका करना था वो बिल्कुल यहाँ पे सेम रहना था। अगला क्वेश्चन देखो 22, इसमें आपको जो है चैप्टर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था 22 वाला। देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दे रखे थे, डिस्टेंस निकालना था, और यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा था, यहाँ पे इसके पॉइंट दे रखे थे ना, इज 9। डिस्टेंस के फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह पे आप 9 रख देते, हमें तो डिस्टेंस कैलकुलेट के लिए ये फॉर्मूला यूज करना था, इसमें आपको 9 आगे रख देना था और पूरे को सोल्व कर देना था। यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी थी, यानी x2 - x1 था ना, तो यहाँ पे -3 - m इस तरीके से हो जाता, जो m था वो अपने आप सोल्व हो जाता, बस सोल्व करते जाना था आगे। तो अगला क्वेश्चन देखो आपका ये था हमारा 22nd। 23rd क्वेश्चन में देखो, ये वाला फर्स्ट वाला सेक्शन का क्वेश्चन ये वाला नहीं था पीडीएफ में, लेकिन ये वाला और में जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ से था। चैप्टर 8 का 20 क्वेश्चन था हमारा, ये चैप्टर 8 हाँ ये आ गया चैप्टर 8 का 20th क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर में से भाई क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, क्या ही करें। देखो ये वाला क्वेश्चन था सीकेंट थीटा 1 - साइन ए सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, यानी सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। हमने टेंजेंट थीटा की जगह ए रख रखा है बस, और कुछ नहीं था, सेम तरीके से सोल्व होना था और ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट करा दिया। अगला जो है क्वेश्चन देखो, अभी मैच करा रहा हूँ भाई, लगभग पेपर पूरा मैं कहूँगा कि आपका पीडीएफ में था, लगभग ये होता है भाई, एग्जैक्ट अगर सारा पेपर ही दे दिया तो भाई फिर पेपर ही हो गया वो तो। अगला क्वेश्चन देखो 24th वाला जो क्वेश्चन था ये शायद हमारा पीडीएफ में से नहीं था, 23 के बाद में, हाँ 24th क्वेश्चन पीडीएफ में से नहीं था। 25th जो क्वेश्चन था ये आपके दोनों क्वेश्चन पीडीएफ में से थे। यहाँ पे 25th वाले ये थे हमारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 3 का देख लो, चैप्टर 3 हाँ ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था कि यहाँ पे वैसे लिखा हुआ था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 और ये वाली इक्वेशंस थी, ठीक है। इनको आपको सोल्व करना था, ठीक है। दोनों में इक्वेशन दे रखी थी और इनको सोल्व करना था। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये थी देखने वाली कि ये जो है सोल्व हमने लिखा था कि डन इन एग्जाम्पल अबव, ये जो एग्जाम्पल हमने कर रखा था ना, यही इसी तरीके से फॉर्मेट सोल्व होना था, यानी कि इस टाइप से जो क्वेश्चन था ये लीनियर इक्वेशन दे रखी थी और इनको हमें सोल्व करना था। सोल्व करने के हमने प्रोसेस बताए थे कैसे सोल्व होता पूरा, अगर करके देखा होगा तो भाई क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों क्वेश्चन सेम कंसेप्ट में सोल्व होने थे, सेम तरीके से सेम फॉर्मेट में। सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी के अंदर 26वां क्वेश्चन है हमारा। 26वां क्वेश्चन था ये 5 + 2 √7 इज इरेशनल नंबर, और इफ √7 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना था। तो हमारे ये चैप्टर नंबर जो है 1 कर रहा हूँ मैं, ताकि जल्दी हम पहुँच सके यहाँ पे। हाँ ये देखो चैप्टर 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये वाला 7 + √5 इज इरेशनल नंबर, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन था। बट हाँ आप बोलोगे भाई ये तो डिट्टो सेम नहीं आया। देखो प्रूव करने का कंसेप्ट होता है कि ये ऐसा ऐसा इसकी प्रॉपर्टी है, बस ये लिखना, वैल्यूज पुट करने, वैल्यूज ही तो चेंज हो रही थी हर बार। क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन थे इस टाइप के, देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल बताया भी होता है भाई, इस टाइप के थोड़े ज़्यादा चांस थे कि सिंपल वाले दे सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स वाले भी हमने ऐड किए हुए थे कि इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना था। जस्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 27th क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट जो पार्ट था, इसमें और में भी क्वेश्चन था और पहले वाला भी था। तो 27 का फर्स्ट पार्ट जो था चैप्टर 3 का सेकंड क्वेश्चन था हमारा, चैप्टर 3 हाँ या चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 3 आ गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ये देखो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी यही था ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें भी आपको के एक्स और ये चीज़ें ही यूज करनी थी। अब इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था, सेम कंसेप्ट था। इसमें और में जो है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपका चैप्टर 3 का 7th क्वेश्चन हमने पीडीएफ में दे रखा था ऑलरेडी, कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर सब्सट्रैक्ट डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे फ्रैक्शन जो है बता रहे हैं 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, इसी टाइप से आपको इसको सोल्व करना था। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला था, इक्वेशन और बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए मैथ में। अगला क्वेश्चन देखो 28th क्वेश्चन, ये चैप्टर 8 का 9th क्वेश्चन था हमारा। चैप्टर 8 का जो है हाँ ये आ गया चैप्टर 8, इसका 9th क्वेश्चन देख लो आप, क्योंकि देखो 28th कर रहे हैं ना, हाँ नहीं 29th पे पहुंच गए हम, 20th कर, हाँ 28th रह गया आपका। 28 क्वेश्चन है, चैप्टर 7 का 12th क्वेश्चन है, इसको दिखा देता हूँ पहले।
12th क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दे रखे थे, ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट में ज्वाइनिंग थी, ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे वैल्यूज भी ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा ही चेंजमेंट था, क्वेश्चन आपका सेम तरीके से सोल्व होना था, वैल्यूज आपको निकालनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो है इक्वेशन दे रखी थी। अब ये वाली इक्वेशन में बहुत दिक्कत होती है भाई। क्या दिक्कत होती है? सेम वैल्यू मिलेंगी तो जल्दी सोल्व होता, नहीं होती तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब ये जो 29th क्वेश्चन था, इसका पहले वाला जो पार्ट था वो था चैप्टर 8 का 9th क्वेश्चन, चैप्टर 8 का 9th क्वेश्चन। ये देख लो, कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, जिनके पास पेपर है वो भी अपना मैच कर सकते हो। कोट थीटा स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये वाला क्वेश्चन डिट्टो सेम आ रखा था, सेम ही टेपना था ये वाला इस पीडीएफ में से यहाँ से। और वाला जो क्वेश्चन था ये पीडीएफ में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। 30 क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन चैप्टर 9 का 14 क्वेश्चन था हमारा, चैप्टर 9 का 14th क्वेश्चन, चैप्टर 9, ये चैप्टर 9 है ना, आई गेस नहीं अभी नहीं आया है चैप्टर 9, ये आ गया चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का था हमारा 14th क्वेश्चन। देखो प्रैक्टिस के लिए अभी जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कंसीडर करने पड़ेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर नंबर बढ़िया चाहिए होते हैं भाई। तो 14th क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे भी एक रिवर बैंक था, 2 एंगल दे रखे थे, यहाँ पे भी वही था कि एंगल दे रखे थे और वो सारी चीज़ें थी, सेम था, इसी टाइप से बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन था। रिवर ब्रिज था और ये रिवर ब्रिज ही है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब टाइप का मतलब भाई वैल्यूज देखो, यहाँ पे 45-30 दे रखा है, यहाँ पे भी 30-45 है, एंगल भी सेम है, यहाँ पे हाइट जो है 3 मीटर दे रखी है, यहाँ पे 5 मीटर कर दी भाई। फर्क पड़ता है कुछ? आपको बस फॉर्मूले में पुट करते हैं जाना है, 3 की जगह 5 कर देना है और सोल्व हो जाएगा। अगला 31st क्वेश्चन देखो, ये था हमारा चैप्टर 2 का क्वेश्चन 1, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तो एमसीक्यू आ गए। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था पहले, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट इज 0 जार, ये दे रखे थे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड 0 जार 3 2 माइनस, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, वैल्यूज बदल रखी थी, बस वैल्यू बदलती है भाई मैथ के अंदर, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सेक्शन डी देखो, सेक्शन डी के अंदर 32 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ में से नहीं था, इसके दोनों पार्ट ही नहीं थे इवन 5 नंबर के क्वेश्चन के, क्योंकि हमें लगा नहीं था भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो 100% तो कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन लगभग पेपर था क्वेश्चन पीडीएफ में से। 33rd क्वेश्चन देखो, ये आपका चैप्टर 12 से जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चैप्टर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लो, एक वेसल था जिसमें होलो था और ये हेमिस्फीयर और ये इस तरीके से था, और ये भी जो है हमारा सेम जो है टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलता है 21, और ये बस वैल्यूज जो है बदली हुई थी, 14 की जगह कुछ और रख दिया है ना। डायमीटर दे रखा था, डायमीटर यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन में 14 दे रखा था, अभी 21 कर दिया इन्होंने। ये चीज़ तो करते रहता है बोर्ड। इनर सरफेस एरिया निकालना था वैसल का, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वैसल, यही निकालना था, यही डायग्राम बनना था, बस वैल्यूज बदलनी थी और फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर देना था। अगला क्वेश्चन देखो 33 हो गया। 34th क्वेश्चन देखो आप, 34th क्वेश्चन में जो है 34th, हाँ ये वाला क्वेश्चन 34th, इसमें जो है गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और स्टेटमेंट वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, और इसको मोड ऑफ डाटा आपको निकालना था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन, अरे चैप्टर 13 था, ये मिस टाइप हो गया, चैप्टर 13 था, चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लो यहाँ पे जो है फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट, मोड निकालना है बेसिकली, इस तरीके से आपको मोड निकालना था, ये आपको पूरा प्रोसेस अपनाना था। टेबल दे रखी थी और ऐसी ही टेबल हमें देखने को मिलती है। और में जो है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे इस टाइप का, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 14 का ही फर्स्ट, चैप्टर 13 का ही फर्स्ट जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे क्या था, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द सरनेम, यहाँ पे भी वही पूछा था, फाइंड द मीडियन वेटेज ऑफ स्टूडेंट। मतलब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए नाम वाम बदल देते हैं, वो चीज़ करते हैं, बट सेम टाइम में सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट पे आपको इसको सोल्व करना था। अगला जो है 35th क्वेश्चन था, ये आपका चैप्टर 5 से क्वेश्चन नंबर 6 हमारी पीडीएफ से दिया हुआ था। चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देख लो। एपी टर्म दे रखी थी 3, 15, 27, 39, यही दे रखी थी। टर्म भी भाई सेम दे रखी थी, लेकिन इन्होंने 132 तक था और उसके बाद 132 ही था, और उनके 67वें पद पूछे थे, यहाँ पे 54th पूछी हुई थी बस, तो 54 की जगह आपको 67 कर देना था और आपको सोल्व कर देना था। तो इस तरीके से जो है पेपर आया हुआ था भाई। पेपर काफ़ी आसान था ओवरऑल मैथ का पेपर, और केस स्टडी का तो किसी को पता ही नहीं था, बट मैंने बोल दिया था भाई कि आसान ही आएगी केस स्टडी। और हाँ, जो स्टैंडर्ड वाला है उनका पेपर भाई बड़ा उठपटांग आ रखा है, उसका मैं भी क्या ही बोलूँ भाई, क्योंकि बुक में से ही नहीं आया। बाकी मैच कराऊंगा उसको भी पीडीएफ से, टेंशन मत लेना, कंप्लीट सॉल्यूशन भी आएगा, डिटेल्ड उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और ये भी बताएंगे भाई सिलेबस से बाहर कितना था पेपर। ठीक है, बेसिक वाला पेपर लगभग पूरा था भाई, और इसलिए हम भी सोच रहे भाई कुछ बच्चे, सब बच्चे स्टैंडर्ड का पेपर पे फोकस क्यों कर रहे हैं।
मेन रीजन ये था जिन्होंने पीडीएफ खरीदी थी बेसिक मैथ के लिए, उनके लिए तो पीडीएफ का ये वाली जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई थी उनका लगभग 90% पेपर टोटल टू टोटल अगर आपको बताऊं तो 2 क्वेश्चन वाले, ठीक है, लगभग 80 नंबर में से है ना 65 या 70 मार्क्स के आसपास का पेपर आपका था, जो कि सफिशिएंट था भाई। पीडीएफ में से अगर आप पढ़ रहे हो सफिशिएंट पेपर था ये। थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा अगर पढ़ा होगा तो आराम से आप पूरे नंबर भी ला सकते थे बेसिक मैथ के अंदर तो, लेकिन लगभग पेपर आपका पीडीएफ में से था, ठीक है। और जिनका स्टैंडर्ड लिया होता भाई उनका पेपर किताब में से नहीं दिया इन्होंने, वो बवाल मचेगा उसके ऊपर, देखेंगे बाद में क्या करेंगे उसको लेके भी क्या फैसले आएंगे। कुल मिला के भाई हमारा जो बोर्ड का चेयरमैन है ना अभी बदला हुआ है इस साल, और भाई वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल फोकस नहीं है एग्जाम को लेके उसका, तो शायद उसी के चलते ऐसा कुछ हरकतें देखने को हमें मिल रही हैं अब की बार। जो भी है बाद में देखेंगे उसके बारे में भी, फिलहाल आप बाकी के सब्जेक्टों पे फोकस कर सकते हो, अपने एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। पेपर भी आपको करा दिया और पीडीएफ से भी मैच करा दिया भाई, बेसिक वालों का, स्टैंडर्ड वालों का भी मैच कराऊंगा, टेंशन मतलब कितना था कितना नहीं था उसकी भी वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, वेबसाइट के बारे में बताना भूल गया यार आप लोगों को, वेबसाइट है गूगल पे जाना, सर्च करना ये नाम cclchapter.com। जब इस वेबसाइट पे आओगे तो हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा। हरियाणा बोर्ड के सेक्शन के अंदर जब आप विजिट करोगे, जिनको भी एग्जाम के लिए जो है पेड पीडीएफ परचेज करनी है वो यहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि पीडीएफ सस्ती पड़ जाए। उसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो भाई यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो सारे सब्जेक्टों के। ये वाले जो क्वेश्चन है पीडीएफ के ही कुछ परसेंट 20 to 30% हमने फ्री में दे रखे हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको, अगर पैसे नहीं है तब भी। उसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाएंगे पीडीएफ डाउनलोड के लिए, मॉडल पेपर्स यहाँ पे, प्री बोर्ड पेपर वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। मार्किंग स्कीम भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। सारे सब्जेक्टों का आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल इस वेबसाइट cclchapter.com पर देखने को मिलेगा, तो विजिट जरूर कर लेना ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।